Hello, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. As you know that in this series we are discussing on the development of language and about thinking. That's why in this session we will discuss on the various principles of development of language. तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा मेन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास के प्रमुख सिद्धांत। यहाँ पर कुल 4 तरह के सिद्धांत का जिक्र किया जाता है। इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत, लैंग्वेज अर्निंग थ्योरी ऑफ चॉम्स्की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस अवस्था में भाषा का जो अधिगम होता है, भाषा को जो सीखा जाता है, वो अमूर्त शिक्षण या अमूर्त अधिगम के दायरे में नहीं आता है। अमूर्त शिक्षण या अमूर्त अधिगम किसको कहते हैं हम लोग? तो जिस किसी भी चीज को अगर आपको बताया जा रहा है, अपने मन में ही उन सिद्धांतों को आप क्लियर कर लेते हैं, अपने आप को समझाने में सक्षम हो जाते हैं, उसका एक क्लियर स्कीमा आपके मन में बन जाता है, तो इसी को अमूर्त शिक्षण या अमूर्त अधिगम कहा जाता है। टीचर की ओर से हो रहा है तो शिक्षण है, और स्टूडेंट की ओर से हो रहा है तो अधिगम कहलाता है। ये जुड़ा हुआ प्रोसेस है, शिक्षण एवं अधिगम। तो अमूर्त शिक्षण इस अवस्था में नहीं हो सकता, यानी इन्फेंसी में पॉसिबल नहीं है कि आप उसको अमूर्त शिक्षण या इंटेंजिबल टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें। जिस चीज को उसने देखा ही नहीं है, जिस चीज के बारे में वो जानता ही नहीं है, अगर हम सिर्फ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसके मन में ठीक उसी चीज का चित्र बनता हुआ चला जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बच्चा मेमने में और पिल्ले में फर्क नहीं कर पाता है, वो दोनों को सेम समझ जाता है। बकरी के बच्चे को भी और डॉगी के बच्चे को भी, दोनों को वो एक जैसा ही समझ लेता है। धीरे धीरे ये क्लैरिटी उसके माइंड में आती है, तब उसे अगर कहा जाए बकरी या बकरी का बच्चा या मेमना, तब वो समझ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। अदरवाइज सब उसके लिए मेमना है। ठीक है, उस कंडीशन में अमूर्त शिक्षण या अमूर्त अधिगम नहीं हो सकता। भाषा के रेफरेंस में भी अमूर्त अधिगम उस समय पॉसिबल नहीं। तो उस समय क्या होता है कि बच्चों को अमूर्त वस्तुओं से जोड़ करके ही शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, उन बच्चों को बताया जाता है कि ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, तब जाकर के वो सीख लेता है इस चीज को। जैसे मान लेते हैं, अगर उसे बताया जाए कि ये एक पेन है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ऐसी चीज को पेन कहते हैं। ये कॉपी है, तब वो समझ जाएगा कि अच्छा इसको कॉपी कहते हैं, नोटबुक कहते हैं। ये मोबाइल है या कुछ भी। तो लगातार देखता है, और देखने के साथ साथ उसे वैसी ही ध्वनि बार बार सुनाई पड़ती है। ठीक है, किसी चीज को वो देख रहा है, मूर्त रूप में देख रहा है, टेंजिबल फॉर्म में देख रहा है, अपने सामने साक्षात उस वस्तु को देख रहा है, और उसके साथ साथ ही उसके नाम या उससे क्या काम हो सकता है वो उस बच्चे के कान में रोज सुनाई दे रहा है। तो इस चीज की कंडीशनिंग हो जाती है, इस शब्द के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है। ऐसे ही हम लोग
शुरुआती दौर में भाषा को सीखते हैं। यही हो गया कंडीशनिंग के द्वारा भाषा को सीखना। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जनरली जो 2 साल तक के रहते हैं, 1.5 साल 2 साल के, वो अपने घर की किसी भी महिलाओं को मम्मी बोल देंगे, ठीक है? या कोई एक टर्म यूज़ करेंगे जो सबके लिए कॉमनली यूज़ हो जाएगा। तो ऐसी उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। बार-बार लोग क्या कहते हैं कि ये आपके अंकल हैं, ये आपकी आंटी हैं, ये मम्मी हैं या आपका भाई है, आपकी बहन है। लगातार उस व्यक्ति को देखता है और वही शब्द दोहराया जाता है। एक ही प्रक्रिया इतनी बार दोहराई जाती है कि उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। अनुबंधन, ठीक है? तो वो शब्द नहीं सीख रहा, वो शब्द को नहीं सीख रहा। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि इस बच्ची को मैं जब भी देखता हूँ, तो मेरे कान में शब्द सुनाई देता है तुम्हारी दीदी है, तो वो उसको दीदी बोलेगा। वैसे ही किसी को भैया बोलना शुरू करेगा, ठीक है? जिसके बारे में बताया गया, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, वहाँ वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर धीरे-धीरे ये समझ विकसित होती है कि जो मेल चाइल्ड है, वो भैया है, जो फीमेल चाइल्ड है, वो दीदी है। ये समझ बाद में विकसित होती है उसके माइंड में। ठीक है? तो लगातार एक ही चीज़ को बोलते-बोलते, करते-करते कंडीशनिंग हो जाती है और इस कंडीशनिंग का आप बहुत जगहों पर मनोविज्ञान में देखते हैं यूज़ है। अधिगम के क्षेत्र में खास तौर पे कंडीशनिंग पर ही आज का पूरा व्यवहारवाद टिका हुआ है। तो लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी कंडीशनिंग अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंडीशनिंग कहते किसको है? ठीक है? तो जब भी कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, तो उसी को कंडीशनिंग कहा जाता है। कंडीशनिंग क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश होना। उद्दीपक किसे कहते हैं हम? जो हमें किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित कर देता है, उसको हम उद्दीपक कहते हैं। उससे प्रेरित होकर के जो कुछ भी काम हम करते हैं, वो अनुक्रिया कहलाती है। तो जो हमको स्टिमुलेट कर दे, जो हमको मोटिवेट करे किसी काम को करने के लिए, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, फोर्सफुली, जैसे भी हमको वो मोटिवेट करे, ठीक है? वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस के आते ही हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिस्पॉन्स कार्य के रूप में होता है, वही हिंदी में यहाँ अनुक्रिया कही जा रही है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जब रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, तब स्टिमुलस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और रिस्पॉन्स अपने आप प्रकट होता है। इस थ्योरी को आपने क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से सुना होगा। जब पावलोव के कुत्ते के मुंह से वो सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, घंटी की आवाज सुनते ही, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है? रोटी नहीं है, रोटी का आता पता नहीं है, घंटी बजी और सलाइवा निकलना शुरू। लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी ये सारे थ्योरीज काम करते हैं। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। कई बार वो कुछ बस ऐसे ही शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। अशुद्ध शब्दों का भी उच्चारण करते हैं वो। ठीक है? तो अनुबंधन की तकनीक के द्वारा शुरुआत में भाषा का विकास होता है। तो ये टेक्निक जो है वो छोटी कक्षाएँ जो हैं, छोटे क्लासेस हैं, उसी में ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। बड़े क्लासेस में क्या है ना, आपके पास थोड़ा बहुत शब्द भंडार विकसित हो चुका होता है। थोड़ी बहुत आपने दुनिया देखी है, तो मानसिक चित्रण सही-सही बना पाते हैं और उसके आधार पर आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं आसानी से। तो वहाँ अमूर्त शिक्षण की प्रक्रिया कहीं न कहीं स्टार्ट हो जाती है। लेकिन छोटी कक्षाओं में अमूर्त शिक्षण नहीं हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर अनुबंधन की तकनीक को उपयोग में लाया जाता है। ये आपके इस सवाल का भी आंसर है, जब आपको बचपन में लगता था कि हर रोज़ हमें ही अल्फ़ाबेट लिखने के लिए क्यों कहा जाता है? हर रोज़ हमें टेबल लिखने के लिए क्यों कहा जाता है? कुछ सर्टेन चीज़ों को क्यों दोहराना पड़ता है? नर्सरी से क्लास 5 तक आपने इस चीज़ को किया। आज नतीजा ये है
कि कोई अचानक से आपको कह दे कि बारिश किस मंथ में आता है, तो आप फट से कह देते हैं जून। तब आप काउंट नहीं करते कि वो मंथ का छठा महीना क्या कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो रखी है। 28 डेज फट से दिमाग में आ गया फरवरी। अमूर्त शिक्षण आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है। छोटे क्लासेस में ये नहीं हो पाता। स्किनर कहते हैं कि अनुबंधन की तकनीक के द्वारा भाषा को सीखना बहुत आसान किया जा सकता है। कंडीशनिंग के द्वारा आप लगातार कुछ जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली शब्द हैं, उनको लगातार आप प्रयोग में ला रहे हैं, लगातार उसके बारे में बता रहे हैं, चित्रों के द्वारा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ये क्या है बताओ, या फिर आप उसको कहते हैं आपका नोज कहाँ है, आपके आईज कहाँ है, तो वो अपने आईज को नोज को छू करके बताता है। इस तरह से एक तरह से उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। फिर ये बहुत ज्यादा स्पीड में उसके माइंड में काम करने लग जाता है। तब वहां से अमूर्त शिक्षण आराम से संभव हो पाता है। तो ये पहली थ्योरी थी, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन क्या है? तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशन। ठीक है। अनुबंध क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो रिलेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग। दोनों के बीच में जैसे ही रिलेशन बन गया, कंडीशनिंग हो गई। उस रिलेशन को बिल्डअप करना कंडीशनिंग का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। तो कंडीशनिंग के द्वारा हम भाषाओं को सीखते हैं। आपने सुना होगा, आपके लैंग्वेज टीचर्स ने लैंग्वेज मेथड में आपने पढ़ा भी होगा कि आपके टीचर लगातार आपको कहते हैं कि भाषा का जब शिक्षण आप आरंभ करेंगे, तो वहां सबसे पहली प्रक्रिया सुनने की होती है। ठीक है। सुनने के बाद बोलने की होती है, बोलने के बाद पढ़ने की, और लास्ट में लिखने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। सबसे पहले लिसनिंग, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग, और लास्ट में राइटिंग। ठीक है। ये टेक्निक, इन चीजों का इजाद जो हुआ है वो सारे कंडीशनिंग के थ्योरी के आधार पर हुए हैं। क्योंकि सुन करके लगातार सुनते सुनते और उस चीज को देख रहे हैं हम लोग, तो हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है। इसके बाद बोलना आसान हो जाता है हमारे लिए। जब हम सुन सकते हैं, और सुनने के बाद, सुनना मतलब क्या? सिर्फ कान में सेंसेशन होना सुनना नहीं कहलाता। जब तक उस ध्वनि का मीनिंग हमारे माइंड में ना बनने लग जाए, समझ में ना आने लग जाए, तब तक सुनने की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। तो हमने जो सुना, उसका जो मीनिंग हमने समझा, तो जहां से ये ध्वनि निकली है वो यही मीनिंग वास्तव में है। इस चीज को जिस दिन हमने पकड़ लिया, उस दिन सुनने की प्रक्रिया होती है। फिर लगातार उसको सुनते सुनते उसका उच्चारण करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बोलने में सक्षम हो जाते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया आराम से दोहराई जा सकती है। इसके बाद दूसरा थ्योरी है चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत, लैंग्वेज अर्निंग थ्योरी ऑफ चॉम्स्की। आप जानते हैं इनके बारे में कि भाषा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाषा मनोविज्ञान को इन्होंने स्टूडेंट के सामने और जो ट्रेनर्स हैं उनके सामने क्लियर करने का प्रयास किया। तो ये बताते हैं कि शब्दों की कुछ निश्चित संख्या से, कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए जब बच्चे वाक्य बनाना सीख जाते हैं, तो इसी के आधार पर वो आगे चल करके अन्य नए वाक्य और अन्य नए शब्द तैयार करने लग जाते हैं। इसको जनरेटिव थ्योरी ऑफ चॉम्स्की भी कहा जाता है। ठीक है। जनरेटिव का मतलब ही होता है नियमों का अनुकरण करते हुए कुछ नया निर्माण करना भाषा के क्षेत्र में। ठीक है। भाषा के क्षेत्र में कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद तैयार करना, कोई भाषाई प्रोडक्ट को क्रिएट करना ही जनरेटिव कहलाता है। इसको चॉम्स्की का जनरेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है, वो कह रहे हैं कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या पहले ग्रहण करते हैं, फिर
उन संख्याओं के बीच में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना सीख जाते हैं। पहले उसने मान लेते जैसे 200, 250, 500 शब्द को उसने सीख लिया। अब उसने सीख लिया कि इसका यूज कैसे करना है, कुछ सर्टेन नियम को उसने सीख लिया। अब इस सीखे हुए नियम के आधार पर वो नए शब्द और नए वाक्यों का निर्माण करना भी सीख जाता है। तो भाषा का विकास हमारे माइंड में कुछ इस तरीके से भी होता है। जैसे मान लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देखिएगा, बिल्कुल गहराई से ऑब्जर्व करिएगा तो आप समझ जाइएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास विस्तृत शब्दकोश नहीं होता, बड़ा वोकैबुलरी उनके पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जितना वो जानते हैं उसी के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ नए शब्दों का निर्माण कर बैठते हैं, कुछ नए वाक्य निर्मित करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं उसको पता है कि मुझे खाना खाना है, ये लाइन उसने सीख लिया। 10 शब्दों का उसने एक लाइन सीख लिया मान लेते हैं। अब उसके आधार पर अगली बार वो ये भी कह सकता है ना कि मुझे लिखना सीखना है। ठीक है, मुझे लिखना सीखना है, मुझे पढ़ना सीखना है। अब क्या है, उसने पकड़ लिया पहला सेंटेंस कि मुझे पढ़ना सीखना है, मुझे लिखना सीखना है। उसको पता चल गया कि पढ़ना हटा करके हम यहाँ लिखना लिख सकते हैं, यहाँ सुनना शब्द को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोलना शब्द को रख सकते हैं। यानी उसने एक ही सेंटेंस को सीखा, उसको मैनिपुलेट करके उसने कुछ नए सेंटेंस का निर्माण कर लिया। छोटे बच्चों का जो माइंड होता है कुछ इसी तरह से भाषा को सीखने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैच्योरिटी थ्योरी, परिपक्वता का सिद्धांत। तो परिपक्वता के सिद्धांत में पहले आपको परिपक्वता का मीनिंग जानना होगा। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का मतलब होता है, यहाँ पर जहां हम लोग जिस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर, यहाँ इस मैच्योरिटी का मतलब है कि भाषा के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर कंट्रोल होना। ठीक है, लैंग्वेज के कंपोनेंट्स और उसके प्रोनाउंसिएशन पर कंट्रोल होना मैच्योरिटी कहलाता है, लिंग्विस्टिक मैच्योरिटी। तो क्या होता है ना, बोलने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपके दांत, आपके जीभ, आपका गला, तालू, ठीक है, होंठ, ये सारी चीजें प्रयोग में आती हैं। और भी बहुत सारे वोकल ग्लैंड्स हैं जो सब यहाँ पर यूज होते हैं। मनुष्य के थ्रॉट का निर्माण अगर इस तरीके से नहीं हुआ होता तो वो अलग अलग तरह के स्वरों के उच्चारण में सक्षम नहीं हो पाता, बोलने की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज का उच्चारण करना चाह रहे हैं, सही उच्चारण करना चाह रहे हैं, तो जरूरी है कि ये सारे अंग सही सही काम करते हो। जैसे जिसका होंठ फटा हुआ रहता है वो कुछ खास शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता है। आपने गेस किया होगा, ये बीमारी है जो इंडिया में पाई जाती है। इसी पर स्माइल पिंकी नाम की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इस प्रॉब्लम में क्या होता है ना, होंठ कटा हुआ रहता है और होंठ कट जाने की वजह से आप कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे आप व नहीं बोल पाएंगे, वह शब्द जो आप यूज करते हैं ना, इसका व बगैर आपके होंठ के प्रयोग के नहीं बोला जा सकता। सांप जब आप बोलते हैं तो वहां पर दंती स का प्रयोग करते हैं जो दांत की मदद से बोला जाता है। अगर आपके आगे के चारों पांचों दांत टूट चुके हो तो सांप बोलने में आपको भारी कठिनाई होगी, आप शुद्ध शुद्ध तो सांप नहीं बोल सकते। ठीक है, वैसे ही तालु की बनावट, जीभ की बनावट, ये सारी चीजें बोलने की क्रिया में अपना योगदान देती हैं। अगर इसमें कहीं पर भी फॉल्ट है तो सही उच्चारण कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो इनका मैच्योर होना बहुत जरूरी है।
जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो जाता है, आप कंट्रोल कर पाते हैं और इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को, अपने फीलिंग्स को। यानी प्रभावी भाषाई अभिव्यक्ति के लिए और भाषा पर नियंत्रण के लिए इन सभी वोकल जो सपोर्टिव सिस्टम है, जो आपके स्वर को मजबूत बनाने वाले सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे जीभ, तालु, गला, होंठ, स्वर, ये सारी चीजों का बनावट सही होना जरूरी है। गूंगे व्यक्ति क्यों नहीं बोल पाते? उनके कंठ की बनावट कुछ इस तरीके की होती है जहां से स्वर यंत्र काम नहीं कर पाते, जिसके वजह से वो बोलने में सक्षम नहीं होते। सुन जाएंगे, उनकी कंडीशनिंग संकेतों के साथ हो जाती है, तो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज का अभाव पाया जाता है उनके पास। इसका मतलब है सही उच्चारण के लिए इन सभी जो शरीर के हिस्से हैं, मुंह के बनावट के जो हिस्से हैं, इन सब का सही सही रूप में काम करना और सही तरीके से इनका परिपक्व होना बेहद जरूरी होता है। यहाँ पर मैं एक मजेदार एग्जाम्पल आपको दे दूं। एक पुरानी संस्कृत की महागाथा है जो भारत में लिखी गई, जिसका नाम है किरात अर्जुनीयम। ठीक है, ये 12वीं की रचना है, गुप्त काल में ये लिखी गई मानी जाती है संस्कृत की। किरात अर्जुनीयम में एक कैरेक्टर है जो शिकार करते समय किसी वजह से उसके होंठ पर आकर एक तीर लग जाता है और उसका होंठ फट जाता है। अब खूबसूरती देखिए कि आज से लगभग 1300-1400 साल पहले हिंदुस्तान में किस तरीके से कवि लोग सोचते थे और ग्रंथों का निर्माण करते थे। किरात अर्जुनीयम में उस घटना के बाद एक भी शब्द उस कैरेक्टर ने पूरे नाटक में नहीं बोला जो होंठ की मदद से बोले जाते हैं। ऐसे किसी शब्द का उच्चारण पूरे ग्रंथ में उसके द्वारा नहीं किया गया। ये एक खास घटना थी जो अचानक मुझे याद आ गया, अभी के लिए वो काफी उपयोगी था समझाने में, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, किरात अर्जुनीयम की ये खासियत है। तो उसका वो कैरेक्टर जो अपने होंठ कट जाने के बाद एक भी वैसे शब्द नहीं बोलता है जिसको बोलने में होंठ की आवश्यकता होती है। उसके लिए अलग अलग तरह के शब्द गढ़े गए जो बगैर होंठ की मदद के बोले जा सकते हैं। तो इसका मतलब है, इसको मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं आपको, इसका मतलब ये है कि हमारे मुंह के जो हिस्से हैं जो बोलने में हमारी मदद करते हैं, उसके सभी पक्षों का, सभी कंपोनेंट्स का सही सही डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी होता है। या फिर जैसा डेवलपमेंट होगा वैसे ही शब्दों का उच्चारण कर पाएगा बालक। और चौथा थ्योरी है, लास्ट थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। इमिटेशन को आप नकल भी कहते हैं। इमिटेशन की एक हिंदी नकल भी होती है। नकल के द्वारा भी भाषा का विकास होता है। कुछ विद्वानों ने इसके ऊपर स्पेशल स्टडी किया है, जैसे शर्ली, कार्टी, चैपिनीज, वैलेंटाइन। तो इन लोगों ने इसका स्टडी किया। तो अपने स्टडी के द्वारा इन्होंने बताया कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा परिवार, जिस ग्रुप में हम लोग रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, या जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इन सब का हमारे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, वहां पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा आप सहज रूप में सीख लेते हैं। सीख लेते हैं या नहीं सीखते? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके राज्य के कुछ हिस्सों में नहीं बोले जाते हैं और दूसरे हिस्सों में बोले जाते हैं। ठीक है, आप जिस हिस्से से बिलोंग करते हैं, ठीक वैसे ही लोकल वर्ड्स आपके भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप अनायास ही उसको सीख जाते हैं। आप जिस समूह के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर जिन शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, आप उसको सीख जाते हैं। तो एक को हमने बोलते देखा, हमने उसके बोलने की टेक्निक को सीख लिया,
अनुकरण है। फिर हमने अपने टीचर को पढ़ाते हुए उनसे कुछ शब्दों का उच्चारण सीख लिया, अपने मित्र से कुछ शब्दों का उच्चारण सीख लिया, अपने घर के अलग-अलग मेंबर्स से हमने कुछ शब्दों का उच्चारण सीख लिया। तो इस तरीके से हम कलेक्ट करते रहते हैं हर रोज लैंग्वेजेस को, और उसके द्वारा हमारा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली चलता रहता है। मतलब आराम से आप बैठ करके उसकी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, हर रोज कुछ शब्द आपके शब्दकोश में जुड़ता चला जाता है। अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करें तो आप पाएंगे कि आपने भी बहुत सारे वर्ड्स अपने दोस्तों से, अपने परिवार के अलग-अलग रिलेटिव से, अपने समाज के अलग-अलग लोगों से आपने बहुत सारे शब्द को सीखा है। ठीक है। अब एक समस्या आती है कि इन सभी लोगों से आप जो भी भाषा सीख रहे हैं, वो कई बार अशुद्ध भी होती है। ठीक है। यानी आप समाज से, लोगों से, समूह से सीख रहे हैं ना, तो सीखने के क्रम में आप शुद्ध चीजों को भी सीख रहे हैं और अशुद्ध चीजों को भी सीख रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ बिहार में एक समस्या है, वहां पर बड़ी ड़ और र के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है। तो वहां का प्रोनाउंसिएशन सुन करके ही समझ में आ जाता है ये व्यक्ति कहां से बिलोंग करता है। नॉर्थ बिहार में घोड़ा नहीं बोला जाता, घोड़ा बोल देते हैं लोग। ठीक है। पेड़ नहीं बोला जाता, पेड़ बोल देते हैं। ठीक है। ये कॉमन प्रॉब्लम है वहां पर, ये समस्या पाई जाती है। तो समाज में आप पैदा हुए, अब वहां पर वहीं के शिक्षक हैं और वहीं के स्टूडेंट्स हैं, तो शिक्षक ने भी अपने समाज से उन अशुद्धियों को सीख लिया, और शिक्षक ही अशुद्ध बोल रहा है तो स्टूडेंट भी अशुद्ध बोलेगा। ये चीजें फिर वहां के समाज का हिस्सा आगे बढ़ती चली जाती है। तो लैंग्वेज का अनुकरण के द्वारा सीखना सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। आपसे कई बार पूछता है कि सामाजिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर यही चारों सिद्धांत के नाम दे दिए जाएंगे। तो अनुकरण के सिद्धांत को ही सोशल लर्निंग कहा जाता है, सोशल लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा का सामाजिक अधिगम अनुकरण के सिद्धांत को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होता है, एक शिक्षक के तौर पर आपको भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी बालक कभी भी अशुद्ध, अशिष्ट और अश्लील शब्दों का उच्चारण ना सीखे। इस चीज पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो ये चारों मेजर थ्योरीज थे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के। अब हम लोग देखते हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता कितने तरीके से है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये दो तरीके से होता है। पहला है अर्ली फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का आरंभिक स्वरूप। ठीक है। भाषाई विकास का ये पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का नाम है अर्ली फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का आरंभिक स्वरूप। और दूसरा स्टेज है एक्सप्रेशन ऑफ एक्चुअल लैंग्वेज, एक्सप्रेशन ऑफ एक्चुअल लैंग्वेज, यानी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति दो चरण है। पहला चरण कहा जा रहा है अर्ली फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का आरंभिक चरण, और दूसरा चरण कहलाता है भाषा का वास्तविक अभिव्यक्ति। अर्ली फॉर्म्स में लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें शामिल रहती हैं? तो क्राइंग, बच्चे रोते हैं, उनके पास बस यही भाषा है। दूसरा है ब्लैबरिंग, यानी बलबलाना, कुछ अलग अलग शब्दों का अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करना। जनरली 8-9 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक के बच्चों को आप देखेंगे वो उस समय रोते भी नहीं है और शुद्ध भाषा भी नहीं बोलते, दोनों के बीच की स्थिति होती है जिसको आप ब्लैबरिंग या बलबलाना कहते हैं। इसके बाद है जेस्चर, अपने हाव भाव के द्वारा भी वो कई बार चीजों को एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो जेस्चर भी अर्ली फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज में आता है। इसके बाद है इंडिकेशन, इंडिकेट करते हैं, दूसरों को संकेत करते हैं किसी नीड्स की आवश्यकता में या किसी भी चीज के लिए, वो इंडिकेट करके ही दूसरों को बताते हैं। तो ये बच्चे के साथ भी है, और शुरुआती दौर में आदि मानव के समय में जेस्चर और इंडिकेशन शामिल था। क्राइंग और ब्लैबरिंग तो हमेशा से रहा है, जेस्चर और इंडिकेशन अर्ली मैन के समय में भी पाया जाता था। तो
इन दोनों को यानी इन्फेंसी के अर्ली एज को आप मिला दें और ह्यूमन इवोल्यूशन के भी अर्ली एज को मिला दें, तो उन दोनों को एक नाम दिया गया अर्ली फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का आरंभिक स्वरूप। दूसरा आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ एक्चुअल लैंग्वेज, यानी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, असली भाषा की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर कैलकुलेशन है, असेसमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है यानी समझ या बोध, वोकैबुलरी है यानी शब्दकोश, सेंटेंस फॉर्मेशन यानी वाक्यों का निर्माण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण, ये सारी चीजें वास्तविक भाषाओं का अभिव्यक्ति कहा जाता है। ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। यानी वास्तविक स्टेज में एक्चुअल लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन का स्टेज होता है, वहां पर हम किसी भी चीज का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। हम उसका गणित लगा लेते हैं अपने माइंड में, यहाँ क्या बोलना सही रहेगा, क्या बोलना गलत रहेगा, इन चीजों की समझ विकसित हो जाती है। फिर समझ इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या बोलना है, इन सभी चीजों के बारे में, कौन सा शुद्ध रूप होगा, कौन सा अशुद्ध होगा, इन चीजों की जानकारी हमें हो जाती है। और धीरे धीरे एक विस्तृत शब्दकोश भी हमारे पास डेवलप हो जाता है। इन सभी चीजों के होने से हम कुछ वाक्यों का निर्माण अपनी ओर से भी कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण करना, इस बात की निशानी है कि आपने वास्तविक भाषा को अभिव्यक्त करना सीख लिया है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे और भाषाई विकास से अधिगम की ओर हम लोगों को जाना है, ठीक है। इस क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले थिंकिंग को, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के बाद थिंकिंग को हम देखेंगे, थिंकिंग के बाद फिर हम लोग लर्निंग की ओर चलेंगे। तो आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन यहाँ रख सकते हैं।